से युग परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। इन्फॉर्मेशन अनेक तरीकों से अनफोल्ड होती है क्योंकि डिवाइन प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है। बहुत सारी बहुत डीप सीक्रेट फिल्मों के तरीके से कॉमेडी के रूप में या सीरियस फिल्म के रूप में प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे पीके फिल्म कॉमेडी है लेकिन बहुत सीरियस ट्रुथ रिवील करती है। ऐसे ही हॉलीवुड में मैट्रिक्स और इस तरह की फिल्में आई पिछले समय में जिन्होंने लोगों को काफ़ी जगाया। ऐसे ही एक विजनरी डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान। उनकी फिल्में बहुत डीप मैसेज देती हैं, चाहे वो टेनेट हो, प्रेस्टीज हो या फिर इंसेप्शन। आज हम इंसेप्शन फिल्म से इसके गहरे ट्रुथ को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत स्पिरिचुअल मैसेज हैं, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और आज के संदर्भ में इस युग परिवर्तन के कॉन्टेक्स्ट में ये किस तरह रेलिवेंट हैं इसको भी देखेंगे। फिल्म आप लोगों ने जिन्होंने देखी है, अगर एक फिल्म को एक्शन फिल्म की तरह देखा, अच्छी फिल्म की तरह देखा एंड सो ऑन, तो फिल्म का उतना पर्पस सॉल्व नहीं होता। मैं इस फिल्म के सीन डालना चाहता था लेकिन यूट्यूब में कॉपीराइट का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो सिर्फ एक 30 सेकेंड्स के सीन के साथ मैं शुरुआत करता हूँ और इस फिल्म को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े। ये यहाँ रोज एकजुट सपना देखने आते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ सोने आते हैं? नहीं, ये यहाँ जागने आते हैं जनाब। कि ये दुनिया असली नहीं है। वेलकम होम मिस्टर कॉल। इस फिल्म में छोटे छोटे सीन और इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहले फिल्म की थीम बिजनेस टाइकून है और उसकी राइवलरी है जैसी दुनिया में होती है, और एक बहुत जो उसका कंपटीटर है वो डेथ बेड पे है और उसका बेटा अगर वो उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगा तो कंपटीशन बढ़ा रहेगा। किसी तरह उसका बेटा उस कंपनी को ना टेक ओवर करे तो इस बिजनेस टाइकून की मोनोपोली हो जाएगी। वो ये, और इंसेप्शन का मतलब है एक आइडिया इम्प्लांट करना। तो अगर किसी के सब कॉन्शियस माइंड में कुछ हम ऐसा कर सकें कि वो इस अपनी हेरिटेज को ना ज्वाइन करे, अपने फादर के बिजनेस को ना टेक ओवर करे, ये इस टाइकून का प्लान है। और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टीम, जो इंसेप्शन का मतलब यही है एक आइडिया इम्प्लांट करना। तो ड्रीम में, सब कॉन्शियस माइंड में लेयर आफ्टर लेयर किस तरह ये टीम काम करते हैं। और मैं क्यों इसको पसंद करता हूँ। द ड्रीम इज़ कोलैप्सिंग। ह्यूमैनिटी एक ड्रीम में है और ये ड्रीम कोलैप्स हो रहा है और हम एक जाग कर अपने वापस स्वरूप में जा रहे हैं। ये फिल्म इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोलैप्स होने का सीन, और हम यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ड्रीम जो हैं इतने रियल हैं कि जब हम जागते हैं तो हमें पता लगता है कि हम ड्रीम में हैं। तब हम सोचते हैं कि कितना स्ट्रेंज ड्रीम था, क्या आ रहा था क्या नहीं था, अरे ये तो पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, राइट। यही ड्रीम की दुनिया है। तो क्या हम जो अब जिस समय की जो हमारी दुनिया है, डे टू डे लाइफ है, संघर्ष है, मिजरी है, दुख है, क्या ये रियल है या ये सपना है? क्या हम जब कभी यहाँ से जागेंगे तो हम इस पे हंस सकेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। माया जब हम कहते हैं तो माया कहने का एक अर्थ ये भी होता है कि ये सच नहीं है। ये सच नहीं है शायद इसीलिए क्योंकि हम ड्रीम में हैं। जो ये बिजनेस टाइकून है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बार कि ये ड्रीम का सिस्टम किस तरह काम करता है, और उसको ड्रीम में पता लगता है कि आई एम स्टिल ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग भी यही है। ड्रीम करने वाले को ये पता होता है कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ, दैट इज़ लूसिड ड्रीमिंग। जो लोग ड्रीम में जान जाते हैं कि ड्रीम कर रहे हैं, वो ड्रीम को चेंज कर सकते हैं। उनके ड्रीम कभी भी डरावने नहीं होते, वो जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा बना सकते हैं क्योंकि ड्रीम है। ड्रीम में अनंत संभावनाएं हैं।
ड्रीम वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है, तो उसको पता लगता है कि वो स्टिल ड्रीम कर रहा है। ये पहला स्टेप है। हम लोग जो जाग रहे हैं, इस जागने के प्रोसेस में जो भी लोग अपने आप को कहते हैं कि हम अवेकन्ड हो गए, थोड़े से शब्दों की कमी है, वो अवेकनिंग प्रोसेस में हैं। और इस प्रोसेस में जो ये जान रहा है कि हम सपना देख रहे हैं, उसके लिए जागना आसान है। अधिकांश लोग इस सपने को इतना रियल मानते हैं, जो अपनी लाइफ को इतना रियल मानते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन या जागने की संभावना ही उनको नहीं लगता है। उनको लगता है जीवन ऐसे ही होता है, इसलिए वो जागने की कोशिश नहीं करते, बदलने की कोशिश नहीं करते। रियलिटी और दुख, संघर्ष की पीड़ा में काफ़ी समय तक चलते रहते हैं, फिर कभी जागते हैं। हम अपने ब्रेन का एक फ्रैक्शन यूज़ करते हैं जो उसका पोटेंशियल है डे टू डे लाइफ में। हम सब जानते हैं कि 2.2% हम अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं। सोचें, जब कभी ये ब्रेन बढ़ के 5% अगर हो जाए तो ह्यूमन कैसा होगा, 10% हो जाए तो ह्यूमन कैसा होगा। जो अदर रेसेस हैं, आउट ऑफ अर्थ हैं, उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी एंड उनका इवोल्यूशन इसीलिए है क्योंकि उनकी ब्रेन का जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और हम नेक्स्ट लेवल पे अब जा रहे हैं जहाँ पे हमारा ब्रेन के न्यूरॉन जो हैं वो एक्सपेंड होने शुरू हो गए हैं और डीएनए एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया है। सो वी विल स्टार्ट दैट पोटेंशियल जो हमारे अंदर है, अभी तक छुपा हुआ था। जो ब्रेन में अगर आइडिया इम्प्लांट हो जाए तो वो एक वायरस की तरह काम करता है। आप देखो कई लोगों को किस पैशन से, मान लो मजनू है, वो आइडिया नहीं है लेकिन उसका पैशन कितना ज़्यादा है। जिनके दिमाग में कोई आइडिया होता है लेकिन उसको समाज के और लोग समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, उसके लिए वो आइडिया एक बार जो इम्प्लांट हुआ वो वायरस की तरह फैलता है और उसके अलावा कोई स्कोप नहीं होता। और एक बार वो आइडिया अगर ब्रेन में इम्प्लांट हो गया तो उसको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि माइंड का प्रोजेक्शन ये वर्ड है, ये जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये होलोग्राफिक रियलिटी है। होलोग्राफिक रियलिटी हमारा माइंड और कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट कर रही है और एक बार वो उसमें आइडिया जम गया तो उसको सब चीज़ अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार दिखती हैं, उसी चश्मे से वो दुनिया को देखता है। इसीलिए मैं जब बार बार कहता हूँ कि हमारा मेन काम है अपनी लेयर्स को हटाना, इस चश्मे को हटाना, उन रॉन्ग आइडियाज़ को हटाना जो हमारे अंदर इम्प्लांट किए गए हैं सोसाइटी के द्वारा, हमारी अपब्रिंगिंग के द्वारा, हमारे एक्सपीरियंसेस के द्वारा। वो आइडियाज़ हैं, वो हमारे अंदर इम्प्लांट हैं और उनको हटाना बहुत कठिन काम है और इस पे हमारा सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज है। अधिकांश लोग जब सिचुएशन आती है जिसमें हम से टाइमलाइन है, एक संभावना है, फॉर एग्जांपल जैसा इस समय दुनिया में चल रहा है, एक क्वांटम जंप लेने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस रेडी है, उस समय अधिकांश लोग अनजाने का डर या पुरानी कंडीशनिंग के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते। तो वहाँ पे क्वेश्चन होता है कि आप एक क्वांटम जंप चाहते हैं अपनी चेतना में, या आप और लोगों की तरह समय के साथ बूढ़े होकर मरना चाहते हैं, रिग्रेटिंग कि हमने नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नहीं जानते, जो धृतराष्ट्र है, जिसमें देखने की क्षमता नहीं है सच को, उससे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे गांधारियों से बड़ा दुख होता है कि उनके अंदर देखने का पोटेंशियल था लेकिन उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली अपने कमिटमेंट के हिसाब से। कर्ण को देख सकता था कि उधर भगवान खड़े हैं लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया। तो ये चॉइस बहुत इम्पोर्टेंट है, यही फ्री विल है। हमें एक क्वांटम जंप या पुराने तरीके से जीना, सामाजिक मर्यादाओं से, सामाजिक बंधन से, सामाजिक रीति रिवाजों से उनको ना छोड़ने का रिग्रेट करते हुए आखिरी में एक दिन मर जाना, ये डिसीजन सबको लेना पड़ेगा अपने अपने समय के हिसाब से। ड्रीम में सब कुछ पॉसिबल है। आप देखते हो, ड्रीम में मैंने ऐसी दुनिया को देखा है और आप सब ने देखा होगा, या वो जो रियलिटी आप ड्रीम में परसीव करते हो उसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ भी ड्रीम में संभव है ना। तो वहाँ पे ग्रेविटी है, वहाँ पे इमीडिएट हीलिंग है, आप उड़ सकते हो, पानी के अंदर जा सकते हो, राइट। देन
कम से कम ड्रीम तो थोड़ा बड़ा करो। जो हमारी सफरिंग है, हमारी छोटी सी दुनिया है और उस दुनिया के अंदर हम घुट रहे हैं, कम से कम अपने पिंजरे को तो हम बड़ा कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस मूवी इन दिस लाइन कि कम से कम हम ड्रीम को कितना बड़ा कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, हमारे ड्रीम बड़े हो जाते हैं। हम अपने कितनी भी बड़ी मूवी बना सकते हैं, कितनी भी भव्य, कितने भी बड़े बजट की। हम इस मूवी के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और इसमें रोल भी कर रहे हैं। तो हम छोटा सा रोल भी चुन सकते हैं, छोटे बजट की बना सकते हैं, भव्य बजट की बना सकते हैं। सारी संभावनाएं हमारे साथ में निहित हैं। चॉइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ट्रू इंस्पायरेशन इज इम्पॉसिबल टू फेक। जो किसी को इंस्पायर अगर आप करना चाहते हो तो वो उसको झूठ से आप इम्पॉसिबल है उसको इंस्पायर करना। उसके पीछे सत्य की जो शक्ति है वही काम करती है। ट्रू इंस्पायरेशन वही तभी हो सकता है। तो इसको मैं बाद में और डिस्कस करूंगा जब हम आज के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन ड्रीम के इंस्पायरेशन का मतलब हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। जब भी दुनिया में दो जनरेशन के बीच में या चेतना के दो लोगों के बीच में एक दौर आता है तो जो पुरानी वाली चेतना है वो कहती है कम बैक टू रियलिटी। जो दुनिया है ये ऐसी ही थी, सदियों से ऐसी थी, ऐसी ही रहेगी। और जो तुम सोच रहे हो युग परिवर्तन की बातें, ये तुम्हारा सपना है, इसको छोड़ के रियलिटी में वापस आओ। तो ये सब आप लोग सुन रहे हैं। आपकी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि हमारे परिवार वाले नहीं मान रहे, हम उनके लिए क्या करें। वो आपसे यही कह रहे हैं कि कम बैक टू रियलिटी, राइट। ये ऑलवेज होता है, ये नेचुरल है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्शियसनेस के लेवल पे सब लोग अपने अपने रास्ते को चुन रहे हैं और अपने रास्ते के हिसाब से जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसकी चेतना जितनी इवॉल्व है वो उसी तरह की रियलिटी को परसीव कर पा रहा है। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे इसके फादर इन लॉ या फादरली फिगर जो हैं वो आमतौर पे बताती हैं कि नहीं, ऐसे ही दुनिया थी, यही रियलिटी है। ये फिल्म के हीरो की जो वाइफ थी वो भी यही कहती है कि जो रियलिटी हैं मल्टीपल रियलिटीज़ हैं और तुम जो है सिर्फ एक रियलिटी में बिलीव नहीं करते। तो इन दोनों में एक कन्फ्लिक्ट था। जो वाइफ थी वो ड्रीम में थी, डीप ड्रीम में थी, और वो ड्रीम उसको इतना पसंद आने लगा कि वो उस ड्रीम में ही रहना चाहती थी। उस ड्रीम में जब वो वापस नहीं आ रही थी तो उसने इंसेप्शन का आइडिया उसके डीप में डाला कि ये जो ड्रीम है ये इररियल है, ये असली नहीं है। और जब वो जागी तो वो आइडिया वायरस की तरह तब भी उसके माइंड में था। तो अब वो कन्फ्लिक्ट हुआ कि कौन सी रियलिटी है, ये रियलिटी है जिसमें हम जी रहे हैं या हम ड्रीम में हैं। जैसे हम ड्रीम में होते हैं तो हम जान नहीं पाते कि ये ड्रीम है, ऐसे ही हम इस समय जान नहीं पा रहे और इन दोनों में क्या रियल है। आप लोगों को अष्टावक्र गीता में राजा जनक की कहानी याद होगी। एक बार उन्होंने सपने में देखा कि उनके महल पे शत्रु ने अटैक कर दिया, चारों तरफ त्राही त्राही, वो जीत गए, जनता को मार काट रहे हैं और उनको कैद कर लिया और वो डर के उठ गए और पूरा पसीने पसीने थे। उन्होंने सभा बुलाई और उनका यही क्वेश्चन था कि ये सच है कि मैं राजा हूँ या वो सच था जो कुछ समय पहले मैंने देखा है। मैं अब सपना देख रहा हूँ कि राजा का, या जब मैंने सपने में देखा कि हमारे महल पे हमला हुआ है। तो मल्टीपल रियलिटीज़ हैं। जब ये क्वेश्चन खड़े होते हैं तब रास्ता निकलता है। अधिकांश लोग जो सो रहे हैं वो इतनी गहरी नींद में हैं कि उनको जगाया नहीं जा सकता और इसीलिए उनके प्रति कोई ये भाव नहीं कि वो बहुत पिछड़े हुए हैं। नो, जो एक इवॉल्व बीइंग है या कम इवॉल्व बीइंग है उसके बीच में जो डिफरेंस है सिर्फ समय का है। समय के साथ वो भी जागेगा। अभी वो नींद में है, कुछ लोगों को नींद पसंद है, सो समथिंग लाइक दिस। लेकिन जब वो इस स्टेज में थी तो उसका यही क्वेश्चन था कि तुम जो है इन किसी एक वन रियलिटी में बिलीव नहीं करते एनीमोर। ये जो दूसरा बिजनेसमैन है उसका बेटा है और ये बेटा
इस भाव से है कि मेरे फादर ने कभी मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया मेरी कैपेबिलिटीज़ को, और आम तौर पे इस भाव से मानव जाति का बहुत बड़ा हिस्सा पीड़ित रहता है। मैं बहुतों को जानता हूँ और मैं खुद भी कई बार जर्मनी में हँसते हँसते कहता हूँ कि मेरे फादर ने मुझे ज़िंदगी में 2 बार अप्रिशिएट किया है। उन्होंने 2 बार मुझे मेरी तारीफ़ की, वो दोनों बातें मुझे याद हैं। हम अपने बच्चों को आम तौर पे उनको कभी कभी डिस्करेज करते हैं, तुम्हें ये नहीं पता, नालायक हो, और समथिंग लाइक दिस। ये घाव उनके अंदर बहुत गहरा रहता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का जो भाव है वो बच्चों के अंदर इतना गहरा होता है, और उस घाव को वो ज़िंदगी भर ढोते हैं। अधिकांश पेरेंट अपनी महत्वाकांक्षाओं के बोझ से बच्चों को दबा देते हैं। द्रुपद ने अपनी इच्छा कि मैं द्रोणाचार्य से बदला ले सकूं, इस भाव से 2 बच्चे पैदा किए, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। आप सोचो कितना निकृष्ट कार्य है कि अपनी इच्छाओं के लिए उन दोनों के जीवन की बलि चढ़ाना, उनके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य एक सीमित कर देना कि वो बदला लेने के लिए अपने जीवन को बलिदान करें। ऐसे ही मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, स्पोर्ट्स में बहुत तरक्की करे, प्रसिद्ध हो, इन महत्वाकांक्षाओं से हमें बचना क्या, ये समझना हर सोल का एक प्लान है, वो प्लान अनफोल्ड होने दें। और स्पिरिचुअलिटी में भी जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे थोड़ा चलते हैं, हम अपने बच्चों को क्या कराएं, उनको मेडिटेशन कराएं, बच्चे नहीं मानते, फिर हम सेम अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, ये सोचते हुए कि हम बच्चों का भला करना चाहते हैं। ये भी गलत है। मैं सुमी जी को बार बार मेंशन करता हूँ, उनसे मैंने सीखा है ये कैसे हैंडल करना। उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां से अप टू द एज ऑफ 28 उनको ये नहीं पता था कि मेरी मदर क्या करती हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा मैं थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। एक बेटी 3 टाइम ले चुकी है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं नहीं लूँगी। दूसरी बेटी उनके रास्ते पे है और उनके साथ है। जब उसने बेटी ने कहा कि मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्रिया का रास्ता है और उसको अपने साथ रास्ते पे लाया। वो 2 सालों में बहुत तेज़ी से उसने तरक्की की। इस हद तक की फ्रीडम देने वाला मैंने इंडिया में कोई नहीं देखा। इसुमी जी जो डुअलिटी, आमतौर पे मैं इंडिया में कई आश्रमों में रहा हूँ, संतों से मिला हूँ, मॉन्क से मिला हूँ, वो डुअलिटी की बातें करते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस में कहते हैं कि गाय का दूध अच्छा है, ये अच्छा है, वो खराब है। इसुमी जी मैंने एक पर्सन देखा जो हर एक में समभाव रखती हैं, और अपने बच्चों के प्रति भी उन्होंने जो फ्रीडम दी है, उस फ्रीडम को उनके साथ रह के ही मैं सीख पाया हूँ। और जो नई जनरेशन है वो नई एनर्जीज़ के साथ धरती पे पैदा हो रही है। कॉस्मिक प्लान बहुत इंटेलिजेंट है। इसकी इंटेलिजेंस में जो बच्चे हैं वो नए युग के लिए आ रहे हैं। उनका चाहे डीएनए एक्टिवेशन हो या ब्रेन कैपेसिटी एक्टिवेशन हो, या वो जो उनका पोटेंशियल है वो अपने आप टाइम पे अनफोल्ड हो जाए, इसके साथ इस धरती पे आ रहे हैं। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम उनको अपनी लेयर तो हम उतार नहीं पाए, और अपनी आइडियाज़ उनके ऊपर थोप कर हम उनकी जर्नीज़ को स्लो कर सकते हैं। और इसलिए ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम उनको अपनी महत्वाकांक्षाओं में ना धकेलें। वो अपना रास्ता खुद पालेंगे। अगर कोई मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है तो वो इस्लामिक उनके ऊपर बोझ डाल देगा। अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ है तो उस देश का बोझ डाल देगा। अफ्रीका वाला होगा तो अफ्रीका का बोझ डाल देगा। इंडिया वाला इंडिया का। सेम, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। इससे पहले की धरती में सब के सब इवॉल्व होने से में अटके हुए थे, सब के सब। कोई भी ये कहता रहे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, सब के सब इवॉल्व होने में चेतना के स्तर पे अटके हुए थे। तो इसलिए आने वाले समय में भी अगर वो अपनी इच्छाएं थोपेंगे तो वो अपने बच्चों की जर्नी को स्लो करेंगे। और
बच्चे जब माँ बाप के प्रति ये देखते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड हैं, इसका घाव वो काफ़ी लंबे समय तक अपने अंदर लेके चलते हैं। इसको जब जब वो ड्रीम में गए तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने आप को किल कर लेता हूँ और मैं ड्रीम से जाग जाऊँगा। आप सब लोगों को ये अनुभव होगा कि आपने ड्रीम में अपने आप को कभी भी मरा हुआ नहीं देखा है, कभी भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे तो आप यहाँ ऊपर जाग जाओगे। किसी ने भी अपने आप को ड्रीम में अपने आप को मरा हुआ नहीं देखा है। तो वो ये कहता है कि ठीक है, मैं इस ड्रीम से मुझे जागना है तो मैं अपने आप को मार लेता हूँ और मैं ये ड्रीम खत्म हो जाता है। जो इसको बताता है कि नहीं, ये करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप हम काफ़ी लंबे समय के लिए खो जाओगे लिम्बो में। हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं कि अगर किसी ने आत्महत्या की तो उसको शरीर मिलने में बहुत लंबा समय मिलता है, उसको शरीर नहीं मिलता। ऐसा हमारे शास्त्रों का वर्णन है और इसी को वो स्टेट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म में उन्होंने कहा कि हमने आपको बहुत डीप सेडेटिव दिए हुए हैं ड्रीम का एक्सपीरियंस करने के लिए, और अगर इस ड्रीम्स में आप अपने आप को मारेंगे तो जाग नहीं सकेंगे और आप खो जाएंगे। उसको एडवाइस करता है और ये हम सबको जानना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि कर्म का सिद्धांत खत्म हो रहा है, लेकिन अगर कोई आत्महत्या या किसी दूसरे का मर्डर करता है तो कॉस्मिक लॉ के हिसाब से उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे होते हैं। अगर आत्महत्या भी करता है तो उसको दोबारा बॉडी लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। although इस समय का जो रूल है, पहले बॉडी कर्म का सिद्धांत था और जो इवोल्यूशन था स्लो था, और कई लोग जो एस्ट्रल वर्ल्ड है फोर्थ डायमेंशन में डेथ के बाद वेट करते थे। डॉक्टर निर्वा के हिसाब से सारे रिसाइकिल होते हैं, लेकिन रिसाइकिल करने में फोर्थ डायमेंशन में वो वेट कर सकते हैं। अब जब जो एनर्जीज कंप्रेस्ड हैं, टाइमलाइन कंप्रेस्ड हैं और हम बहुत फास्ट इवोल्यूशन के फेस में हैं, तो कई बार, नॉट ओनली कई बार, तो इस फेस में विद इन 3 मंथ्स हम अर्थ पे दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि हमारी सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है। इस समय कई लोग जो शरीर छोड़ रहे हैं, उनका फिजिकल बॉडी नई एनर्जीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, या कर्मों का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो वो जो बच्चे आ रहे हैं दोबारा बच्चे बन के आते हैं तो उनके कर्मों का बोझ खत्म होके आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की घटना होती है, ये जनरल रूल है कि विद इन 3 मंथ्स जनरली लोग अर्थ पे री इनकारनेट हो रहे हैं, एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ कंडीशन। इसमें कोई एक्सट्रीम ट्रामा में सुसाइड वगैरह करके अपनी बॉडी को अगर छोड़ता है तो उसके लिए समय ज़्यादा लग सकता है अभी भी। ड्रीम का जो समय है और जो हमारे रियल टाइम का समय है, ये काफ़ी डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि जो हम काफ़ी लंबा ड्रीम देखते हैं, वो उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 4 मिनट की होती है, लेकिन वो 4 मिनट में जो एक्सपीरियंस होता है वो कितना बड़ा होता है आप सब जानते हैं। कितनी लंबी लगता है कि वही ड्रीम खत्म नहीं हो रहा, और अगर कोई बहुत ही डरावना ड्रीम है तो और भी कठिन लगता है। तो यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि हम जितने लोअर जाते हैं ड्रीम स्टेट में, वहाँ पे समय स्लो होता जाता है और ब्रेन की कैपेसिटी भी स्लो हो जाती है, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हमारे कई इनकारनेशन, जो हमारी जो अपर लेयर है, जो हमारा हायर सेल्फ है, उसके लिए एक पलक झपकने के समान है। टाइम का यही क्राइटेरिया स्पिरिचुअलिटी में माना जाता है। जो मिनट हैं वो घंटों में बदल जाते हैं, और जो घंटे हैं वो सालों में बदल जाते हैं जितने हम ड्रीम में जाते हैं। और अगर हम ड्रीम के एक लेयर के बाद दूसरी लेयर में गए तो और वो एक्सपोनेंशियल फ़र्क आ गया, उसके नीचे चले गए तो और भी एक्सपोनेंशियल टाइम का जो है डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए जो हायर सेल्फ है, जो हमारी कई लेयर ऊपर है, उसके लिए हमारे अनेक इनकारनेशन सिर्फ एक पलक झपकने के समान है। जब इसको पता लगता है कि तो वो कहती है कौन इतने लंबे समय तक ड्रीम में रहना चाहता होगा। इसे बहुत वेरिड क्वेश्चन है। हम अपने आप सोचें, कौन रहना चाहता होगा
लेकिन सब रहना चाहते हैं। और धरती के 8 खरब लोग 26,000 साल की साइकिल के बाद आज भी इस ड्रीम में रहना चाहते हैं। आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि बहुत कम लोग जागे हैं, अवेकनिंग बहुत कम हो रही है। तो जो पहली बार जो अवेक होता है वो यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन इस ड्रीम में रहना चाहता है इतने सालों तक। ये पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि एक पर्सन की डेथ हो गई है, एक पर्सन को गोली लग गई है, उसकी डेथ नहीं हुई, तो वो कहते हैं ठीक है कि हम इसको मार देते हैं ताकि वो वहाँ पे जाग जाए। तो वो कहते हैं कि वो जागेगा नहीं, क्योंकि बहुत गहरी सेडेटिव के थ्रू इस ड्रीम में ये लोग आए हैं। और तो वो ये बाद में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि कोई और तरीका नहीं था, दिस वॉज द ओनली वे टू गो 3 लेयर डीप। हमें उसको इतना सेडेटिव देना था, तो उसकी वजह के कारण ही हमें ऐसा करना पड़ा। जब ये सीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे इस फिल्म का। इस फिल्म में जब वो ये ड्रीम में थे, ये ड्रीम में जैसी मर्जी उन्होंने अपने बहुत सुंदर संसार की रचना कर रखी थी, परफेक्ट था सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया उस फेक रियलिटी में कंटिन्यू करना। एग्जैक्टली सेम हमारे साथ हो रहा है। अगर सब कुछ कंफर्टेबल भी है इस समय धरती पे, तो भी हम सबके लिए घर की याद आ चुकी है, रियलिटी की याद आ रही है। जो ये है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है और झेलना, राइट। यहीं पे फ्री विल शुरू होती है। ये जीवन जो है, इसकी कोई भी चीज़ अब हमें अट्रैक्ट नहीं करती। कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी, जिसको लोग, जो छोटी छोटी सी बातों के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, इस जो लोग अवेकनिंग प्रोसेस में, उनको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है। दैट इज़ द रीज़न कि वो कहते हैं कि हमारे लिए इस रियलिटी में रहना इम्पॉसिबल हो गया है। नाउ जो ड्रीम में है, वो जो जाग रहा है, उसको कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम सपना देख रहे हो। आप सुन ही रहे हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने जो लोग, दो भागों में जब दुनिया बटी है, जो भाग अवेकनिंग कर रहा है, दूसरे हिस्से की तोहमतें, लानतें और उनके एक्सप्रेशंस आप सुन ही रहे हैं। तो ये भी एक उसी तरह का सीन है। इस फिल्म में ऐसे सीन बहुत सारे हैं। इस फिल्म में एक कॉन्सेप्ट को भी टच किया गया है। जो हीरो है वो गिल्टी कॉन्शियस से है, अपराध बोध से जी रहा है। तो वो ये बताती है कि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। जो आइडिया तुमने, उसके मन में है कि मैंने इसको ये आइडिया इम्प्लांट किया था, और उस आइडिया की वजह से उसकी ऐसी कंडीशन हुई। तो वो कहती है यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडिया, जो आइडिया से वो डिस्ट्रॉय हुई। तो इसी तरह धरती पे जो अपराध बोध है, बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी है। वो लोअर फ्रीक्वेंसी सबको बांधे रहती है, नीचे रखती है। इसका एक है। सेकंड थिंग कि हर एक अपने एक्टिविटीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी दूसरे को के लिए, अपने दूसरों के एक्शन के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हमने गुड इंटेंशन से भी कोई आइडिया डाला है और उसके बाद हम अपराध बोध में जीते हैं क्योंकि वो उस तरह फंक्शन नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था, तो ये एक अपराध बोध में जीना आध्यात्मिक रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। लो फ्रीक्वेंसी में रखता है, और अधिकांश मानवता इंक्लूडिंग द स्पिरिचुअल पीपल अपराध बोध में जीते हैं, क्योंकि इसकी लेयर सब कॉन्शियस माइंड में है, जहाँ पे अभी एक्सेस नहीं है ह्यूमैनिटी की। थोड़ी थोड़ी एक्सेस होती है, लेयर रिलीज होती हैं, लेकिन उसके नीचे की भी लेयर हैं, उसके नीचे की भी लेयर हैं, और कई लेयर पे अपराध बोध रहते हैं। ये अपराध बोध हमारी डे टू डे लाइफ को प्रभावित करते हैं। जैसे इस फिल्म में कई सीन में उसको अपने बच्चे दिखाई देते हैं। वो डीप लेवल में जब भी जाता है तो हर लेवल पे लिए उसके जो डिस्ट्रैक्शन हैं उसके बच्चे हैं। आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि अटैचमेंट है उसका, जो उसको प्रोग्रेस नहीं करने देता। आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि उसके बच्चे, वो अपना परिवार को स्टार सीड्स है, और उसको याद आती है अपने घर जाने की, और उसको वो याद उसको गहरे में मोटिवेट करती है, वापस जाना है, होम जाना है। और इसी
के लिए वो इस इंसेप्शन के प्रोजेक्ट को हाथ में लेता है कि अगर इस प्रोजेक्ट को मैं कर सका तो मैं अपने घर में वापस जा सकूँगा। ये भी बहुत टचिंग सीन है कि तुम्हें अपने आप को माफ़ करना है। हम सब जब अपराध बोध में जीते हैं, वो अपराध बोध हमारे अंदर इतने गहरे में है, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। कुछ पुरानी यादें इस जीवन की, कुछ उसके पहले की जीवन की जो पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन हमारे एक्शन उस पे बेस्ड हो जाते हैं। वो हमारे को गहराई में, दुख में रखते हैं, पीड़ा में रखते हैं और हमारी जर्नी को बहुत स्लो करते हैं। जब हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते तो हम दूसरे को फॉरगिव भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह हम इस साइकिल में ट्रैप रहते हैं। वो एनर्जीज जो हैं इसको प्रोजेक्ट करती रहती हैं। हमारी जर्नी इनफाइनाइट लूप में, टाइम लूप में फंस जाती है। इसीलिए वो अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग, मैंने बहुतों को जब मैं बात करता हूँ तो ऊपरी स्तर पे कहते हैं हमें कोई रिग्रेट नहीं है, हमने सबको माफ़ कर दिया। वो ये नहीं जानते कि ये खोखला शब्द है। मैं सच बता रहा हूँ, खोखले शब्द मदद नहीं करते। लव एंड लाइट, अगर लव का अनुभव नहीं है और कहते रहो लव एंड लाइट, क्या फ़ायदा? पानी पानी कहने से तो प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही फॉरगिव करना जो है ये बहुत डीपर लेवल का काम है। जब ये घटना हुई या ना हुई, नहीं हुई, ये घटना ही ना याद रहे, तब फॉरगिव होता है। इसके अलावा फॉरगिव नहीं है। डिटैचमेंट जैसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ लोग जैन कम्युनिटी में या किसी और कम्युनिटी में बहुत जो एफिलेंट रिच पीपल होते हैं तो वो संन्यास लेते हैं। उसकी सेरेमनी होती है हाथी में बैठ के या किसी बड़े लेवल की सेरेमनी के बाद वो सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन उस सेरेमनी की फ़ोटो या पेपर की कटिंग ज़िंदगी भर अपने साथ रखते हैं कि देखो हमने अपना सब कुछ छोड़ा था। क्या छोड़ा जब वो कागज़ साथ में है, वो फ़ोटो साथ में है? एक स्टेटस बदल दिया बस। सेम वे ही फॉरगिव है। अपना दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े हैं, हम कितने एडवांस हैं स्पिरिचुअलिटी में, हम इवॉल्व हो गए हैं, हम बड़े दिल के हैं, ये कह के उस घटना को रिमेंबर करना। रीमेंबर, जब भी रीमेंबर करते हैं हम उस घटना के मेंबर बन जाते हैं। उस घटना की सारी यादें हमारे अंदर प्रकट हो जाती हैं। जब तक वो घटना है तब तक आपने फॉरगिव नहीं किया, जब तक आप उस घटना में अपने फॉरगिव करने के रूप को बार बार मज़े लेके सुनाते हैं। फॉरगिव के बाद उसका ट्रेस ख़त्म हो जाता है और अपने आप को फॉरगिव करना बहुत महान काम है। उसके बाद आप सारे ईश्वर के इस डुअलिटी से परे होने का ये पहला स्टेप है। जब तक डुअलिटी है तभी तक पाप पुण्य है और तभी तक अपराध बोध है। तो इस डुअलिटी से स्टार्ट होने की जर्नी शुरू होती है, हायर फ्रीक्वेंसी में जाने की जर्नी शुरू होती है। और जो करेज है ये उसी करेज का हिस्सा है कि हम अपने आप को माफ़ कर पाएँ। ये करेज है, हम अपने आप को माफ़ कर पाएंगे तभी हम दूसरे को माफ़ कर पाएंगे, इस डुअलिटी के गेम को समझ पाएंगे। इस धरती में कोई भी काम बिना किसी कारण के नहीं होता। अगर दो लोग, द्रौपदी और दुर्योधन या राम सिंह और निर्भया या कोई भी और, इस पिक्चर में दोनों ने मिल के, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिल के, अगर दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, एक सीन क्रिएट किया है। सारी सोल का इक्वली प्लान है। एक विक्टिम है और एक अपराधी है, ऐसा हमें दिखता है, लेकिन दोनों ने इक्वल मिलकर प्लान किया है, तभी ये प्ले होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ये प्ले होना। इस आइडिया को बहुत डीप में अंडरस्टैंडिंग करके हम अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं और इसके बाद दूसरों को फॉरगिव करने का क्वेश्चन नहीं उठता। तब हम समझ जाते हैं कि ये एक खेल है, ये खेल एक सपना है और ये सपना हमने किया है। इसी से संबंधित एक सीन और भी मैं बताना चाहता हूँ। जो बिजनेस टाइकून है वो जानता है कि सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग की जा सकती है, आइडिया इंसेप्ट किया जा सकता है या आइडिया चुराया जा सकता है। तो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड किया हुआ है कि उसके आइडियाज़ को कोई चुरा ना सके। तो जब वो फर्स्ट लेवल पे जाते हैं, इमीडिएटली उनके ऊपर उसकी जो डिफेंस है वो एक्टिव हो जाती है कि मैं सबकॉन्शियस लेवल पे आ गया हूँ, एक लेवल नीचे हूँ, और उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए
वो मिलिट्री या बॉडीगार्ड सिक्योरिटी के रूप में फायर करते हैं। जो ये टीम है जो आइडिया इम्प्लांट करने के लिए नीचे गई है, ये उन लोगों को मार रही है। ये सीन जिन्होंने मूवी देखी है वो जानते हैं। तो अब आप बताओ कि जो उनको मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, क्या उनको सज़ा होगी? एक आदमी की सिक्योरिटी वाले आपको अटैक कर रहे हैं और आप अपनी डिफेंस में या उससे बचने के लिए उनको गोली मार रहे हो, उनकी मर्डर हो रहा है कई लोगों का। तो यही कर्म का सिद्धांत है। सपने में जब आपने कोई भी सपना देखा, उस सपने में रिवॉल्वर, विक्टिम, हिरन, शेर, सब कुछ आप हो। जब रिवॉल्वर भी आप हो, गोली भी आप हो, तो कौन किसको मार रहा है? बुल्ले शाह की बड़ी अच्छी कविता है, मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का तलवार एंड समथिंग लाइक, पंजाबी में है, मैं इसलिए भूल जाता हूँ, लेकिन बहुत डीप इसी सेंस में है कि जब सब कुछ मैं ही हूँ तो कौन किसको मार रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग के बाद कर्म का सिद्धांत इमीडिएटली खत्म हो जाता है। आप सबके पास चॉइस है कर्म से मुक्त होने की। अगर आप कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, आपके लिए कर्म का सिद्धांत है, क्योंकि सपने में आपकी रियलिटी आपके माइंड का प्रोजेक्शन है। हम जिस सपने में हैं ये भी उसी का प्रकटीकरण है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। अगर आप बूफे है, बूफे में कर्म का सिद्धांत वाला एक मौका है, कर्म से फ्री होने का एक मौका है। आपके पास दोनों चॉइस है। और हम जो युग परिवर्तन में चेतना के नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हैं, तो वहाँ पर तो ये कर्म का सिद्धांत छोड़ना ही है, रिसाइकिल होना ही नहीं है दोबारा। जो भी ये जान जाएगा कि हमें रिसाइकिल नहीं होना, उसको कर्म के सिद्धांत से मुक्त होना है। तो मुक्त होना है तो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी कॉन्शियसनेस को इस हद तक रेज करें, आधे लेवल पे आएँ, 12th कार्ड तक, उसके बाद आप मुक्त होकर कोई भी काम कर सकते हैं। ज्ञान की अग्नि से इस कर्म के जो अभी तक के जितनी मेमोरीज हैं आपकी, वो मेमोरी बीज की फॉर्म में हैं आपके बैगेज, जिसको आप कैरी कर रहे हो। वो बैगेज में हर एक बीज में एक बहुत बड़े पेड़ बनने का पोटेंशियल है। बनेगा या नहीं ये नहीं पता। और जब एक बीज का एक पेड़ बनेगा तो उसमें जो लाखों बीज होंगे वो सारे पेड़ बनने का पोटेंशियल है। तो आप इस इनडेफिनेट लूप से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझोगे। लेकिन आपको वो बीज प्यारे हैं क्योंकि वो आपकी मेमोरी है। इस ज्ञान की नॉलेज एक बार भी हो गई तो वो सारे बीज भुंज जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे, उनमें फल देने की क्षमता खत्म हो जाएगी। वो हैं वहाँ पे, आप उनको देखोगे, देख के मुस्कुराओगे, लेकिन आपकी डिज़ायर खत्म हो जाएंगे। जैसे पहले कहा था कि जब वो स्टेज आ जाती है कि सब कुछ परफेक्ट है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, तब वहाँ से एवोल्यूशन नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जर्नी तैयार होती है। हम एक गेम में हैं, ये मैट्रिक्स एक गेम है, हमारी अवतार इसको गेम खेल रही है। इस गेम के नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कॉन्शियसनेस रेडी है। आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आप ऊब चुके हैं तो आप इस कॉन्शियसनेस को आराम से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, लास्ट फेस है। अगर आप अभी सारे लेवल आपने पार नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे अटके रहेंगे। नॉलेज से आप सारे लेवल इमीडिएटली पार कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। और उसके लिए कर्म के सिद्धांत को जानना, अपने आप को माफ़ करना, कोई नया कर्म क्रिएट नहीं करना, और पुराने जो हैं उनको रोस्ट करना। ये सीन भी अच्छा है कि जिसको ये आइडिया डालना था, जितना स्ट्रॉन्गर इशू है उतनी आसानी से जो उसके रेमेडी है। तो चूँकि उस बीइंग के अंदर अपने फादर का मुझे एप्रिसिएशन मिले, ये भाव है, और ये इशू उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको बड़ी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। सीन में ये बता रहे हैं। वी क्रिएट एंड परसीव आवर वर्ल्ड साइमल्टेनियसली। इसीलिए ये इतना रियल लगता है। जो हमारा संसार है, जो ये सपना है, इस सपने को हमारी कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट कर रही है। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये कुछ भी सच नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। लेकिन ये इतना साइमल्टेनियस है, इसमें किसी मिली सेकेंड का भी नहीं है कि हम यहाँ पे सोचें और वहाँ पे लेट हो, तब तो हम समझ सकते हैं कि हाँ इसमें एक टाइम गैप है और हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम बदल सकते हैं। इसलिए ये इतना रियल लगता है। ये माया से हम बच नहीं पाते, ये माया ही रियलिटी बन जाती है। जबकि
ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली क्रिएट कर रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सपने की एक और खासियत है कि हमें सपने में कभी भी ये नहीं पता होता कि सपना शुरू कहाँ से हुआ था, किसी को भी नहीं। मिडिल एकदम से वो सपना स्टार्ट हो जाता है, उसके पहले का किसी को नहीं पता होता कि सपने की शुरुआत कहाँ से हुई। राइट? आप में से कभी किसी, जब भी है कि सपना है, वो सपने की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपको कभी याद नहीं आएगा। ऐसे ही धरती पे जो हमारा जीवन है, अनेक रीइंकार्नेशन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई किसी को नहीं पता, ये सपना कंटिन्यू कर रहा है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस टॉपिक में, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ड्रीम में ग्लासेस या कोई भी घटना होती है, उससे हर्टिंग होती है, हम डर जाते हैं, जाग डर के उठ के जाग जाते हैं, कई बार इतनी गहरा सपना होता है। वो सब कुछ रियल नहीं है, लेकिन तब भी रियल फील होता है। वो इतना रियल है कि रियल फील होता है। और क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, कितनी रियल फील होती है, बट इट्स नॉट रियल, बट रियल फील होती है। तो वो कहती है कि वो सिर्फ एक सपना थोड़ी था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ एक सपना था। जो सपने में देखा आप जाग गए, तो क्या सिर्फ वो एक सपना था? ये क्वेश्चन हमारे सबके सामने है कि क्या ये लाइफ सिर्फ एक सपना है या रियलिटी है। राइट? तो ये इसका भी डाउट आते हैं। आप सबके सामने भी मेरी बातें सुनने के बाद डाउट आएंगे, क्या ये सिर्फ सपना है? तो फिर सपना किसका है? मेरा सपना है तो मेरे सपने में मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, या उनके सपने में मैं हूँ? जिन्होंने फिल्म देखी है वो थोड़ा सा और क्लियर होगा। इन ए ड्रीम आवर माइंड फंक्शंस मोर क्विकली, दैट्स वाई कि हम उसमें से कोई भी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। सब कॉन्शियस, जो कॉन्शियस माइंड है, इसकी लेयर में सारे नियम लागू होते हैं, ग्रेविटी है या कोई और नियम है। लेकिन जो ड्रीम स्टेट है, उसमें माइंड के फंक्शंस इतनी फास्ट होते हैं, और उसमें जो रियलिटीज़ हैं, हम कुछ भी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। सब कॉन्शियस माइंड की जो लेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाती हैं, इसलिए हम उसमें रियलिटी को अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट थी कि हमने स्टार्टिंग की थी कि ड्रीम कोलैप्स हो रहा है, राइट? और यहाँ पे है कि जो ड्रीम इज़ रियल, जो ड्रीम है ये इतना रियल है, इतना सच है, सच इस ड्रीम से जागने का मन नहीं करता। यही हमारी बाधा है। इस ड्रीम में हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा देश प्रेम, इस ड्रीम के लादे हुए ऑब्लिगेशंस, इस ड्रीम के लादे हुए अपराध बोध, इस ड्रीम के लादे हुए गिल्ट, इस ड्रीम की लादी हुई शर्म हमें इतनी प्रिय है कि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। ये ड्रीम कंटिन्यू करता है। इस मूवी के, अगर हम स्पिरिचुअलिटी से आज के संदर्भ में इस मूवी को देखें, ह्यूमैनिटी एक ड्रीम में है, ड्रीम रियल है, इस रियलिटी में फंसी हुई है, जान नहीं पा रही कि हम जाग सकते हैं। अगर हम जाग पाएँ तो इसके नेक्स्ट लेवल का जो जागने, जैसे इस दुनिया में हमारे बेड पे हम सोते हैं और एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, और जब हम वो सपने का वर्ल्ड ख़त्म होता है तो हम दोबारा अपने आप को अपने बेड में पाते हैं। सेम वे हम जब इस बेड में, जब हम जो ये रियलिटी अपनी, जिसको हम दुनिया मानते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ का, ये अगर ये सपना है, उस सपने में जगाने के लिए जो स्टार सीड्स, विंग मेकर धरती पे हमारे अंदर इंसेप्शन का बीज डाल रहे हैं कि मानव के पास नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस करने का ये प्रॉपर टाइम है। आप चाहो तो जाग के नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसीलिए ये ड्रीम कुछ लोगों के लिए कोलैप्स हो रहा है, सबके लिए कोलैप्स नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोलैप्स हो रहा है। और नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस का बीज आप
देखो कि कितने परफेक्टली किस तरह के टाइम में आके 8 खरब लोगों की इस दुनिया में एक तरफ पूरी पावर का पावर का जो सेंट्रलाइज है एक तरफ है, और कितनी आसानी से वो बीज इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक बीज डाला और ह्यूमैनिटी में वो बीज ग्रो करना शुरू हो गया, उसमें से अंकुरित निकले, कोंपलें निकली, अब वो पेड़ बनना शुरू हो गया है। आइडिया जब ये फिल्म ख़त्म हुई थी तो वो ड्रीम की 4 लेयर में थे। एक लेयर में गए, वहाँ पे नहीं हैंडल कर पाए, सेकंड लेयर पे गए, उसके नीचे लेयर में गए, और उसके नीचे लेयर में वो लिम्बो में चले गए, वो उस स्टेट में जहाँ पे ड्रीम बहुत लंबा, जैसे अगर कोई ड्रीम में अपने आप को आत्महत्या कर ले तो उस स्टेज में जा सकता है, या वो लॉस्ट हो जाए, उस स्टेज में ह्यूमैनिटी थी। और उस ह्यूमैनिटी के अंदर ये आइडिया कि युग परिवर्तन की साइकिल हो रही है, ये आइडिया इंसेप्शन है। विंग मेकर ने किया, ईश्वर ने किया, हमारे हायर सेल्फ में किया, लेकिन ये आइडिया इंसेप्ट हो गया। कोंपलें, पौधा, पेड़, और ये कितना सुनहरा होगा कि हम एक दिन यहाँ से जागेंगे और डायरेक्ट अपने हायर रूप से, हायर कॉन्शियसनेस से, या कहने के लिए हम उस बेड में जागेंगे जो सपना देख रहा है। आप लोगों के लिए, बहुतों के लिए शायद ये स्वीकार करना कठिन हो, अवतार मूवी की तरह कुछ लोग पॉड में हैं, वो पॉड से उनकी जो बॉडी, फिजिकल बॉडी पॉड में है, और वो यहाँ धरती पे अवतरित हुए हैं इंसेप्शन करने के लिए। आई नो यू विल नॉट बिलीव, अगर आप नहीं बिलीव भी करें तो इसको हटा दें। सिर्फ आप इतना कॉन्सेप्ट समझें कि इंसेप्शन करने के लिए हम हायर और लोअर इसलिए कहते हैं कि सपने की लोअर लेवल में गए, वैसे तो एक ही हैं। एक ही इस फिल्म का जो करेक्टर था वो अनेक लेयर में था, तो लेकिन नीचे वाली लेयर को हमने लोअर कह दिया, तो सिर्फ एक लोअर इस तरह कहने की बात है। इस फिल्म का सीन, एक और सीन था, वो पता नहीं स्लाइड शो में नहीं आया। द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू गो डीपर और टू गो डाउनवर्ड। इंसेप्शन को इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि हमारी लेयर नीचे हैं, एक ही तरीका था कि हम अपनी नीचे की लेयर में जाके काम करें। तो नीचे की लेयर में वो दिव्य आत्माएं, या हम खुद जो दिव्य फॉर्म में थे, हम खुद जो जागे हुए थे, वो अपने अंदर आइडिया इंसेप्ट कर रहे हैं और मल्टीपल रियलिटीज़ को इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अब ये आइडिया जम गया है, हम यहाँ से जागने के दौर में हैं। और एक और बात भी इसी से बहुत आसानी से समझ में आ सकती है, मल्टी डायमेंशनैलिटी क्या है। क्योंकि ये समझ में नहीं आती कि हम क्या मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। जैसे इस फिल्म के स्टार्टिंग का आपने एक सीन देखा था कि वो सपने में थे, उसके नीचे सपने में थे, उसके नीचे सपने में थे, तो लेकिन वो सब जगह एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करते थे। सबसे ऊपर वाले लेवल में भी एग्जिस्ट करते थे और सबसे नीचे वाले लेवल में भी एग्जिस्ट कर रहे थे, और इनके बीच में हमेशा कनेक्शन था। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मल्टी डायमेंशनैलिटी इज दिस मूवी। हम अनेक डायमेंशंस में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ हमारा जो फोकस, हमारी कॉन्शियसनेस जिसको परसीव कर पा रही है, उसका जहाँ पे फोकस है, बस वो वाला हिस्सा में उसको, वो हमारे लिए डोमिनेंट है या वो प्रेजेंस है। लेकिन हम सारी जो मल्टी डायमेंशनलिटी में अलग अलग हमारे हिस्से, अलग अलग रियलिटी को परसीव कर रहे हैं। ये समझने का इस मूवी से अच्छा मुझे और कोई तरीका अभी तक नहीं लगा है। तो हम इस कोलैप्स होते हुए ड्रीम में खुशी से अपने आप को सरेंडर करें। हमारा
जो सरेंडर है तो बहुत आसान है, नहीं तो हम उसी ग्रुप में हो जाएंगे, नहीं तो वो जैसे वो पहले पूछ रहे थे कि कम बैक टू द रियलिटी। इन दोनों में से रास्ता चुने, मुक्त हों, नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस का अनुभव करें, जो या कम से कम जो लोग भी पिछले समय में वीडियो शेयर होती हैं और उनको रेजोनेट करते हैं जब उनको घर की याद आ जाती है। इस मूवी का लास्ट सीन भी यही है कि वेलकम बैक होम, हमारा होम हमें बुला रहा है। और इंसेप्शन का आइडिया इसीलिए, जिनको घर की याद थी पीके की तरह, पीके घर वापस नहीं जा सकता था पीके मूवी में, क्योंकि उसका जो रिमोट था वो खो गया था। ऐसे ही हम सब के जो वापस जाने के रास्ते बंद हो गए थे, वो रास्ते खुलने का हाईएस्ट टाइम है, मौका है। ड्रीम कोलैप्स हो रहा है, जगने का समय है। आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।